हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द डीएवी कॉलेज ऑनलाइन ई लर्निंग ऐप। तो आज अपने डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल बॉक्स क्या होता है, उसके बाद पोटेंशियल स्टेप क्या होता है, फिर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो आपके जो ये फर्स्ट यूनिट है इसमें जो स्मॉल क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होती है, डेरिवेशन विद न्यूमेरिकल मतलब और की फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, वो क्वेश्चंस इस टॉपिक से आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो अपने उनको कैटेगराइज करके पोटेंशियल बॉक्स वो होता है मेरे पास 1D बॉक्स फर्स्ट आपके पास है, उनको अलग अलग स्टडी करेंगे अपने। पोटेंशियल बॉक्स ये एक्चुअली इनफाइनाइट बॉक्स होता है, तो इसको 1D बॉक्स भी बोलते हैं, 1 डायमेंशनल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 1D बॉक्स इसको कहते हैं। सेकंड होता है आपके पास पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल स्टेप। और थर्ड होता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर इसके साथ एक और अनदर कॉन्सेप्ट एडेड होता है, उसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट मतलब यहां पे आपके पास 3 टॉपिक अपने को स्टडी करने हैं। पोटेंशियल बॉक्स जो 1D बॉक्स इसको बोलते हैं, जिसको इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स भी कहते हैं, या पोटेंशियल स्टेप, उसके बाद पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल बैरियर के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्सेप्ट होता है टनलिंग इफेक्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, टनलिंग इफेक्ट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो 1 बाय 1 अपने एक एक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल बॉक्स 1 डायमेंशनल बॉक्स क्या होता है, यानी 1D बॉक्स। वन डी बॉक्स क्या होता है, इसकी फॉर्म कैसी होती है, इसको ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस के लोग क्या होता है, एक्चुअली आपके पास होता है पोटेंशियल, वाई एक्सिस के लोग पोटेंशियल, और ये ओरिजिन होता है, पॉइंट होता है आपका। और ये x इज इक्वल टू ए, मेरे पास कोई एक अनदर पॉइंट है। ये आपका पोटेंशियल बॉक्स है जो इनफाइनाइट डायमेंशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ x इज इक्वल टू 0 टू a, तो ये जो a है इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द पोटेंशियल। तो यहां पे आप क्या करते हो, आप कोई m मास का पार्टिकल आप इसके अंदर छोड़ देते हो, तो इस पोटेंशियल के साथ ही पार्टिकल क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। उस इंटरेक्शन की वजह से इसका डिफरेंट डिफरेंट नेचर हो सकता है। उसको अपने किस फिजिकल पैरामीटर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, वो होता है वेव फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज। तो इसका मतलब आपको अब इस पार्टिकल के लिए एक फाइनाइट मास का पार्टिकल है, उसको आपने किसी इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के अंदर रख दिया है, तो उसका नेचर आपको कैरेक्टराइज करना है। उसके नेचर को डिफाइन करेगा आइगन फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज, तो वो आपको कैलकुलेट करनी है एक्चुअली इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या लिखेंगे, अगर इस पोटेंशियल को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, वी एक्स इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट फॉर 0 एक्स ए। जब x की वैल्यू 0 से a के बीच में होती है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। और इसके बाहर पोटेंशियल क्या होता है, एक्चुअली 0 होता है, 0 फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन a। तो इस पोटेंशियल की जो आउटसाइड बाउंड्रीज है ना, उनके लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये एक्चुअली आपका पोटेंशियल मैथमेटिकल और ग्राफिकल फॉर्म में गिवन है। अब अपने को करना क्या होता है, एक्चुअली कोई भी पार्टिकल है उसका बिहेवियर या नेचर जानना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे और उसको सोल्व करते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आपके पास 1 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट। तो आप जितने भी ये कॉन्सेप्ट स्टडी करोगे इसमें आपको 1D टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो वो क्या होती है, डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपको गिवन है, ठीक है। तो
अब देखिए एक्चुअली अपने को करना क्या है, इसको डिफाइन कैसे करना है। तो अब यहाँ पे देखा जाए ना, इस क्वेश्चन को अपने दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो आपको जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म दे दी है पोटेंशियल की, ये पोटेंशियल की फॉर्म लिख दी है, ये क्या था आपके पास, आपने इनफाइनाइट कंसिडर किया है। अब इस फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग आपको कुछ फिजिकल एजम्पशंस देखने होते हैं कि ये चीज पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो ये पोटेंशियल आपको गिवन है, अगर इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो आपका पार्टिकल इसके अंदर कंटेन कर सकता है, नहीं कर सकता। और पोटेंशियल की वैल्यू अगर जीरो, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें एक्चुअली, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल की इनफाइनाइट हो सकती है क्या? किसी पार्टिकल की एनर्जी क्या हो सकती है? फाइनाइट। इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती। इसका मतलब अपने क्या करेंगे इसको, अब और पार्टिकल आपका क्या है, पार्टिकल को आपने इस बॉक्स के इनसाइड छोड़ा है, आपने पार्टिकल को बॉक्स के अंदर छोड़ा है, बॉक्स के बाहर नहीं छोड़ा है, बॉक्स के अंदर छोड़ा है। इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, या तो कम होनी चाहिए या फाइनाइट होनी चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग समझेंगे। तो आपने अब पार्टिकल आपका इस पोटेंशियल को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बाहर की साइड में क्या होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इस पोटेंशियल की, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द पोटेंशियल, और ये होता है आपके पास विड्थ ऑफ द पोटेंशियल। एक्स एक्सिस के लोग ये जो पैरामीटर है इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द पोटेंशियल, और ये जो आपके पास है वो क्या, हाइट ऑफ द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की हाइट क्या एक्चुअली इनफाइनाइट है, मतलब इस बाउंड्री पे जाती पोटेंशियल क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। तो अपने इसको एक्चुअली क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां से अपने समझेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू इस वाले केस के लिए जीरो मान के चलेंगे, और इसके लिए क्या मानेंगे अपने, इनफाइनाइट। यानी आपके पास जो ये रेंज है जीरो से ए के बीच में, इसमें आपका पोटेंशियल क्या कंसीडर करेंगे अपने, जीरो। और ये जो आउटसाइड की रेंज है इसके बाहर की, उसमें पोटेंशियल को क्या कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइट। क्लियर? तो अब ये पॉसिबल आपके पास, यहाँ पे पार्टिकल आपने रखा हुआ है, पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर ही घूमता रहेगा, इसके बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड तो पोटेंशियल आपके पास क्या आपने माना हुआ ये जीरो। जो डार्क लाइन प्लॉट कर रहा हूं मैं एक्चुअली ये पोटेंशियल को डिनोट कर रही है, और ये डार्क लाइन यानी यहाँ पे बाउंड्री पे आते ही पोटेंशियल आपका क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। एक्स इज इक्वल टू ए पे आते ही और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आते ही। तो इसका मतलब ये हो गया आपका पार्टिकल है इस पोटेंशियल बॉक्स को क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाएगा, उसके अंदर ही कंटेन करेगा। तो पार्टिकल आपका बॉक्स के अंदर रहेगा तो उसका वेव फंक्शन भी तो बॉक्स के इनसाइड ही होगा। आउटसाइड आपका पार्टिकल जा ही नहीं सकता, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी, तो बाहर वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो जीरो। तो इसका मतलब यहां पे भी वेव फंक्शन क्या होगा आपका, जीरो, और यहां पे भी वेव फंक्शन क्या एग्जिस्ट करेगा, जीरो। वेव फंक्शन जीरो है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या होगा, जीरो। इन कंडीशन का आपने यूज करेंगे। और इसके अंदर इनसाइड वेव फंक्शन आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि वेव फंक्शन एक्चुअली किसको डिनोट करता है, वेव फंक्शन के मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है, वो किसी रीजन में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है एक्चुअली। तो पार्टिकल तो इसके अंदर तो मिलेगा, अंदर पार्टिकल मिलेगा, बस कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। पार्टिकल की किसी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी के लिए उसके कोरेस्पॉन्डिंग उसका वेव फंक्शन भी फाइनाइट होना जरूरी है, मतलब वो जीरो नहीं हो सकता। तो इनसाइड पोटेंशियल के आपके पार्टिकल जो है उसके कोरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन नॉन जीरो होगा, और आउटसाइड क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? तो अपने वेव फंक्शन जो सॉल्यूशन करना है एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो सिर्फ इनसाइड द पोटेंशियल वैल्यू ही करना है। तो इनसाइड द पोटेंशियल वैल्यू इसका सॉल्यूशन देखेंगे अपने। तो इनसाइड द पोटेंशियल वैल्यू के लिए अब साई एक्सटेंडेड मान लेते हैं एक्चुअली, साई आपके पास इनसाइड क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन देखेंगे। तो इनसाइड के लिए v इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो v को जीरो कर देंगे तो आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन ये हो जाएगी 2me और साई इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेंगे अपने, डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और प्लस के स्क्वेयर साई इज इक्वल टू जीरो। और यहां पे मैंने के स्क्वेयर एक कोई नया पैरामीटर डिफाइन कर दिया, के स्क्वेयर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वेयर। ये आपके पास एक नया पैरामीटर आ जाता है। ठीक है? तो अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करते हो तो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ना, साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो वो क्या होता है, ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब ये आप एक पॉइंट ध्यान रखना, आपके पास टू टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस हो सकती है। एक तो पॉजिटिव फॉर्म में, अगर यहां पे प्लस साइन है ये इन दोनों टर्म्स के बीच में, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसके जो दो रूट्स पॉसिबल होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस आयोटा के, प्लस आयोटा के एंड माइनस आयोटा के। तो इसका सॉल्यूशन आयोटा की फॉर्म एक्सप्रेस किया जाता है। अगर यहाँ पे माइनस के स्क्वायर होता, ये साइन नेगेटिव होता, तो इसका सॉल्यूशन होता प्लस माइनस के। एक रूट प्लस के होता, दूसरा रूट क्या होता माइनस के। तो अपने सॉल्यूशन लिखते ए ई टू द पावर के एक्स
और प्लस बी टू द पावर माइनस के एक्स, फिर आयोटा हट जाता। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, वो इसके सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अपने इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो आपको बता दिया इसमें सॉल्यूशन दो टाइप्स का हो सकता है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा की फॉर्म में। अगर नेगेटिव साइन है तो क्या आएगा, सिर्फ आयोटा हट जाता है, के की फॉर्म में आता है, प्लस माइनस के उसके रूट्स होते हैं। तो उसको देखिए अपने सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे। तो ये सॉल्यूशन है, इसको एक्चुअली अपने साइन और कोस की फॉर्म में भी लिखा जा सकते हैं, क्योंकि ई टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस सॉल्यूशन को जब आगे अटेम्प्ट करते हैं अपने, साई एक्स इज इक्वल टू, तो वो आ जाता है आपके पास ए साइन ऑफ के एक्स और प्लस बी कोस ऑफ के एक्स। ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है स्टैंडर्ड का। फिर अपने क्या करते हैं एक्चुअली, यहाँ पे ए और बी आपके पास क्या है, दो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए दो कंडीशन लगाएंगे। एक तो x इज इक्वल टू 0 पे आपका वेव फंक्शन 0 जाना चाहिए और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और एक कंडीशन लगाएंगे x इज इक्वल टू a पे भी आपका वेव फंक्शन 0 होना चाहिए और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो जब आप ये कंडीशन रखोगे और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक स्टैंडर्ड वेव फंक्शन आएगा, साई एन एक्स इज इक्वल टू दैट विल बी √2/a साइन ऑफ n पाई एक्स वाई ए। इसको तो बोलते हैं वेव फंक्शंस और आइगन स्टेट्स फॉर ए गिवन पार्टिकल। यानी आपका पार्टिकल है, कौन कौन सी डिफरेंट आइगन स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होगी, जिनको अपने बोलते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज, उनकी वैल्यूज होगी n² π² h² अपॉन 2ma²। और यहाँ पे जो n की पॉसिबल वैल्यूज होती है, दोज आर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये ध्यान रखना, n की वैल्यूज होती है वो 1D बॉक्स और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इन दोनों में डिफरेंट होती है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में n आपका 0 से स्टार्ट होता है और 1D बॉक्स होता है उसमें आपका n 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको डिफरेंस करके रखना है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो n की वैल्यू 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे आप अलग अलग वैल्यूज रखोगे n की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट आइगन स्टेट मिलेगी और उस आइगन स्टेट की डिफरेंट आपको एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना होता है 1D बॉक्स के अंदर पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग वो कौन कौन सी डिफरेंट एनर्जी आइगन स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा और कौन कौन से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके डिफरेंट एनर्जी आइगन फंक्शंस पॉसिबल होंगे। तो वेव फंक्शंस का फॉर्मूला और एनर्जी एक्सप्रेशन का फॉर्मूला ये आपको डेराइव करना होता है। ये 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। या तो ये आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, इस पे ऊपर कोई डिपेंडेंट न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास। ठीक है, कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्टेट में गिवन है, अब उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ना, n की लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू 1, तो आपका En है वो n के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब n की लोवेस्ट वैल्यू तो En की भी लोवेस्ट वैल्यू, तो n इज इक्वल टू 1 होता है। उस केस में जो पार्टिकल होता है उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, लोवेस्ट, और उस स्टेट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट या फिर 0 पॉइंट एनर्जी से डिनोट करते हैं। जैसे n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, आपके स्टेट्स इंक्रीज करती हुई जाती है। तो इस रिजल्ट को देख के आपसे उसके कुछ कंक्लूजन्स भी होते हैं, यानी आपका रिजल्ट है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है, एक तो ये सारी की सारी एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या है, नॉन डीजनरेट है। इसका मतलब जैसे जैसे आप n चेंज करोगे E की वैल्यू भी क्या आएगी आपके लिए, डिफरेंट आएगी। किन्हीं भी दो डिफरेंट n के लिए E की वैल्यू सेम आपको नहीं मिलेगी। तो यहां से कंक्लूड करके लिख सकते हैं, यानी कंक्लूजन्स क्या होंगे अपने यहां पे, कंक्लूजन्स होंगे फर्स्ट क्या होगा आपके पास, यानी जो एनर्जी आइगन स्टेट्स है वो कौन सी है, नॉन डीजनरेट, नॉन डीजनरेट एनर्जी आइगन स्टेट्स। और दूसरा n की वैल्यू डिफरेंट, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट स्टेट्स। तो n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको कुछ फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, π² h² 2ma²। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, 3 रखोगे तो और डिफरेंट वैल्यू।
तो वो वैल्यूज कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं है, वो सारी सारी क्या डिस्क्रीट वैल्यूज है। तो अगर आपको पूछे 1D बॉक्स में एनर्जी आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है तो वो कॉन्टिन्यूस होता है फिर डिस्क्रीट होता है, तो अपने क्या बोलेंगे, वो एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, डिस्क्रीट उसका पैटर्न होता है। तो ये आपसे कंक्लूड कर सकते हो। और एन इंक्रीज करने पे एनर्जी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ये भी आप कंक्लूड करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के रिगार्डिंग। उस पर अगर आपका डेरिवेशन की फॉर्म में आता है तो आपको ये वेव फंक्शन जिनको अपने आइगन फंक्शन बोलते हैं और ये होती है एनर्जी आइगन वैल्यूज, इसका फॉर्मूला डेराइव करना या फिर इसमें बेस्ट कोई भी एग्जाम में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना, तो ये टॉपिक आ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये टॉपिक अपने को ध्यान रखने वाला है, इसका यूज करते हैं जैसे डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर एक्स आ जाए इज इक्वल टू 0, और या फिर डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर एक्स आ जाए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं साई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपने, यहाँ पे लिखेंगे ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स और प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, मतलब रूट्स यहाँ पे क्या होते हैं प्लस माइनस आयोटा के। और इस वाले केस में अगर आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ जाए तो आप क्या लिखोगे, जैसे ए ई टू द पावर के एक्स और प्लस बी ई टू द पावर माइनस के एक्स। ये ध्यान रखना एक्चुअली इसमें रूट क्या होते हैं, प्लस माइनस के होते हैं, एक बार प्लस के एक बार माइनस के, और जहां पे प्लस साइन है वहां पे क्या होता है आयोटा की फॉर्म में। तो इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे अपने 1D बॉक्स में सिंप्लीफाई किया था, ई टू द पावर आयोटा थीटा होता है जिसको क्या लिख सकते हैं कोन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको साइन और कोस की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं ना, इन सॉल्यूशन को बोलते हैं साइनोसोडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये एक्चुअली सॉल्यूशन है, ये साइन और कोस की फॉर्म में है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली देखने पर आपको लग रहा है एक्सपोनेंशियल, इसको एक्चुअली अपने एक्सपोनेंशियल नहीं बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन तो ये होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। तो ये आपका सॉल्यूशन होता है साइनोसोडल सॉल्यूशन और ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट रखना, अगर बीच में पॉजिटिव साइन है तो सॉल्यूशन कौन सा होगा साइनोसोडल, अगर बीच में नेगेटिव साइन है तो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है अपने को पोटेंशियल स्टेप और पोटेंशियल बैरियर के केस में। देखते हैं अपने पोटेंशियल स्टेप क्या होता है। पोटेंशियल स्टेप ये एक्स एक्सिस और ये आपके पास पोटेंशियल है वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये जो डार्क लाइन में प्लॉट कर रहा हूं ये एक्चुअली पोटेंशियल को डिनोट कर रही है डार्क लाइन, ये कहां तक जा रही है, ये अप टू माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, और यहां पे आके ये पोटेंशियल क्या हो जाता है एक स्टेप बना लेता है, मतलब एक सीढ़ी बना लेता है, और यहाँ पे उसकी फिर आगे वैल्यू क्या होती है फर्दर, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है अप टू एक्स इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। और ये जो हाइट होती है ना ये इसकी वैल्यू होती है वी नोट, यानी हाइट ऑफ द पोटेंशियल की अगर बात करें पोटेंशियल स्टेप में तो क्या होगी वी नोट, ये जो पॉइंट आपका ये वी नोट पॉइंट है। ठीक है, और अगर उसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ क्या होगी उसकी 0 टू इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट हो गई है, और ये एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट होता है। तो इसमें दो रीजन होते हैं, एक तो ये फर्स्ट वाला रीजन है और एक उसके आगे वाला यानी सेकंड वाला रीजन है। तो यहाँ पे अगर अपने पोटेंशियल को डिफाइन करें मैथमेटिकली तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 0 फॉर एक्स लेस देन 0 एंड वी नोट फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपने पोटेंशियल की ये दो डिफरेंट वैल्यूज डिफाइन कर दी है यहाँ पे। क्लियर, तो सेम वही केस है अपने पास, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहां से आपका जो इंसिडेंट पार्टिकल है ना m मास का पार्टिकल है और वो E एनर्जी के साथ क्या कर रहा है इंसिडेंट हो रहा है। तो दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है वो हाइट ऑफ द पोटेंशियल से क्या हो लेस देन हो, सेकंड केस क्या हो सकता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल ग्रेटर देन हो सकती है किससे हाइट ऑफ द पोटेंशियल से। तो ये दो अलग अलग रिजल्ट है, इसको अपने पहले तो क्लासिकली अटेम्प्ट करेंगे कि क्लासिकली क्या रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं,
और फिर क्या देखेंगे, क्वांटम मैकेनिकली जो रिजल्ट आएंगे वो अपने को कंक्लूड करेंगे कि क्लासिकल रिजल्ट क्या होते हैं, एक्चुअली रॉन्ग होते हैं, और क्वांटम मैकेनिकली जो रिजल्ट मिलेंगे आपको वो क्या होंगे, फेयर होंगे, ट्रूथ होंगे। ठीक है, तो ये अपने कंक्लूड करते हैं यहां से। फर्स्ट केस अपने स्टडी करेंगे, केस फर्स्ट होगा आपका E इज लेस देन V नोट। तो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, हाइट ऑफ द पोटेंशियल से लेसर होती है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आपके पास स्टूडेंट्स है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर E माइनस V इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपके पास टू डिफरेंट रीजन है, रीजन फर्स्ट एंड रीजन सेकंड। तो इक्वेशन तो ये आ गई, इस इक्वेशन को और V की जगह आपके पास इस इक्वेशन को दो अलग अलग रीजन के लिए सिंप्लीफाई करना है, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड। तो रीजन फर्स्ट के लिए आपके पास कौन सा है, रीजन फर्स्ट का एरिया ये होगा, रीजन फर्स्ट है x लेस देन 0 वाला। ओके, बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बच्चों।